हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच टी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब सीटेट 2016 का पेपर को सॉल्व करेंगे और इन सभी प्रश्नों को जो है अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 आया था उसमें जो है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, ये जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों को ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 32वां नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर में पहले बच्चों को जो है, अगर आप वर्ग या आयत कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसको जो है मूर्त रूप से पहले दिखाइए, बनाइए, तब उसके बारे में जो है व्यवस्थित ढंग से समझाइए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। ज्यामितीय समझ ज्यामिति को अगर पढ़ने के लिए कौन सा इसमें श्रेणी क्रम में जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले मानसिक चित्रण, पहले मन में उसको व्यवस्थित कराया जाए कि कैसे ये बनेगा, उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाए। ठीक है, उसके बाद अनौपचारिक निगमन किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है औपचारिक निगमन किया जाए। ठीक है, तो ये जो चारों क्रम है यही व्यवस्थित रूप से सही है ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, स्थानीय मान निकालते समय अगर आप कोई किसी बच्चे को आप सिखाते हैं स्थानीय मान निकालना, तो शून्य का जो है परिचय वहाँ दिया जाना चाहिए। यह कथन बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, अब पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, ये भी गलत है, कोई इसका मतलब ही नहीं आ रहा है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 35वां देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और अंतिम में कौन आएगा। तो इसको व्यवस्थित करना है, तो आपका व्यवस्थित रूप से हो जाएगा। पहले आएगा सी। ठीक है, देख लीजिए, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका डी, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद जो है आएगा ए। ठीक है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और लास्ट में आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आधे का चिन्ह लिखता है। ठीक है, शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में कौन सा सही श्रेणीक्रम अनुसरण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों को जो है आधे में विभाजित करना चाहिए, फिर जो है कहानी या शब्दों के प्रयोग करके जो है आधा आधा जो बना रहे हैं उसको प्रदर्शित करना चाहिए कि एक मान लीजिए आलू है, उसका ये काट दिए तो इसका आधा भाग हुआ। ठीक है, तो इसको प्रदर्शित करना चाहिए। फिर ठीक है, चित्र दिखाता है, आधा प्रदर्शित करना चाहिए इस तरह से। उसके बाद आधे का चिन्ह लगाना चाहिए, आधे का चिन्ह मतलब बताना चाहिए कि 1/2 को जो है आधा कहते हैं। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित करना है। आप लोग जो है इसको अच्छी से पढ़िएगा और खुद व्यवस्थित कीजिएगा। 36वां प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि के समाकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जोड़कर मान लीजिए गणित पढ़ा रहे हैं तो उसको सामाजिक व्यवस्था, हर व्यवस्था में जो है उसको जोड़ करके उसको
डिफाइन करना चाहिए, जिससे जो है बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जैसे कहा जाए कि एक दुकान पर जाइए, इतना रुपया दीजिए, और उसके बाद दुकान पे गए, ये सामान खरीदे, दुकान से जो है रिलेटेड कीजिए। मतलब एक विषय से दूसरे विषय को रिलेटेड करके पढ़ाने से जो है बच्चों में सीख बहुत जल्दी से बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, यदि 1001 गुणे 111 बराबर 11,000 1,10,000 प्लस 11 इंटू खाली जगह है तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए हम x रख दिए, ठीक है, x रख दिए, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, ठीक है, इतना माना जाएगा। जब इसका हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 1140, ठीक है, और प्लस 11 में जो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x हो जाएगा, ठीक है। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 11x बराबर, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा, इसको जब हम माइनस करेंगे, माइनस, ठीक है, तो 11x बराबर हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको माइनस करके देख लीजिएगा, और तो फिर x बराबर कितना हो जाएगा, तो x का जब बराबर करना होगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 से 11 का नम 11, एक उतरेगा, भाग नहीं जाएगा तो शून्य बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो फिर 11 हो जाएगा, 11 का नम 11 यानी 101 आ जाएगा, ठीक है। तो x के स्थान पर कौन सा उत्तर आ जाएगा, तो 101 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, 101 है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ x पुट कर दीजिए ये, और इसको जो है मल्टीप्लाई करके जो है इधर पक्षांतर करने पर जो है जो मान आएगा वही सीधे आपका आंसर हो जाएगा। 38वां नंबर है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस जो है 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे खाली जगह, इसमें रिक्त स्थान भरना है। तो उसी तरह से सेम इसको भी करना है। यहाँ पे x आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, खाली स्थान पर x वैल्यू रख दीजिए, और यहाँ 5 का स्थानीय मान आप लोग निकाल लेते होंगे, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, यहाँ पे 5 के आगे कितना डिजिट है तो उतना 0 बढ़ा देंगे तो 5,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है, इसमें 6 का पूछा है, तो 6 के आगे कितना डिजिट है तो 2 है, तो 2 बढ़ा देंगे, 600 हो जाएगा, ठीक है। तो 500 और 5,600 यानी 5600 हो गया आपका, ठीक है। 5600 बराबर 7 और x के मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है 7x हो जाएगा। तो x का मान जो है निकालना है, तो 5600 भागा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काट दीजिए आप, 7 और 56 और 2 जीरो ये है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, 800 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न कह रहा है, यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 999 प्लस 9, ठीक है, और उसके बाद इंटू यहाँ पे खाली जगह है तो रिक्त स्थान को भरना है। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे पहले ये x मान लेंगे, ठीक है, और 36 और 48 का सार्वधनात्मक गुणनखंड, 36 और 48 जो है, जो दोनों मतलब कटे, ऐसा संख्या जो दोनों कटे, ठीक है, 36 भी कटे और 48 भी कटे, उनके गुणनफल का मान जो है निकाल करके इसमें जो है इससे जो है कैलकुलेशन करना है। तो पहले ये देख लीजिए कि 36 और 48 जो है किन किन संख्याओं से दोनों कट जा रहा है। तो जो 36 और 48 होगा वो 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से भी कट जाएगा दोनों, फिर 4 से भी दोनों कट जाएगा, फिर जो है आपका 6 से कट जाएगा दोनों, फिर जो है 12 से कट जाएगा दोनों, ठीक है। 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से ये दोनों जो है विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके गुणनखंडों का गुणनफल, अब इसको जो है हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। गुणनफल पूछ रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1728, ठीक है। अब 1728 आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, इधर दिया ही है, ठीक है, मान लीजिए 1728 है, और इधर दिया है 999 प्लस
9 और 9 में x का मल्टीप्लाई हुआ 9x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको पक्षांतर जब करेंगे तो 9x बराबर हो जाएगा आपका 1728। ठीक है, 1728 माइनस 999। ठीक है, 999 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? तो बचेगा आपका, जब इसको माइनस करेंगे 1728 में से, तो बचेगा आपका 729। ठीक है, 729 बटेगा। और उसके बाद जब x बराबर करेंगे, ठीक है, अब x बराबर करेंगे तो 729 में जो है 9 से जब हम भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 8 9 72 और 9 9 यानी 81 आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, यदि 26,689 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को जो है 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको? इसमें जो है 26 6 7 9 में जो है 39 से भाग देंगे। जब ये 39 से भाग देंगे तो आपका शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कहीं मतलब जो है। उसके बाद जब हम 29,405 को 34 से भाग देंगे तो आपका शेषफल बचेगा 29 शेष बचेगा इसमें। ठीक है, ये 29,405 भागा जो है जब 34 करेंगे तो ये 29 शेष बचेगा। ठीक है, तो फिर कह रहा प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए, यानी जो प्राप्त शेषफल है यानी 29 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 26। 18 से अब इसको भाग दिया जाए। ठीक है जी, जैसे जैसे प्रश्न कहे उसको करते जाइए। ठीक है, तो अपने आप जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब भाग देंगे तो कितना, फिर तब शेषफल कितना बचता है? तो जब इसको भाग देंगे तो 18 का नंबर 18 हो जाएगा और 18 8 26 यानी 8 शेष बच रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले इसमें इसका भाग देंगे, शेषफल 3 बचेगा। फिर इसमें इसका भाग देंगे तो शेषफल 29 बचेगा। अब इन दोनों शेषफल को जो है अंतर करना है यानी माइनस करना है। तो 29 में से 3 गया 26, फिर 18 से जो है भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा, ये भागा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये भागा 90 बराबर है किसके? तो इसको करने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले जो है एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 36 और 54, ठीक है, उसके बाद 60 को हम लोग उत्तम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले सबसे छोटे से काटते हैं, जानते ही हैं। तो 18 दूनी 36 और 27 दूना 54 और 30 दूना 60, फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 9 18, फिर 27 नहीं कटेगा, 27 हुई से, फिर 15। ठीक है, फिर आप जो है 2 से फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर अब 3 से इसको काट सकते हैं। 3 त्रिका तो 9 3 9 27, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से काटना है भी, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 5 नहीं कटेगा, फिर 3 से एक बार कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 3 से जब काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 बजेगा, फिर कितने 5 से काट देंगे। ठीक है, तो 1 1 1 यानी लास्ट में 1 1 आ गया। तो अब इसको जो है गुणनखंड नहीं होगा। तो जब हम इसका गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो जब इसका गुणा हम टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा तो कितना हो गया था? 2 आया था 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आया था। ठीक है, तो अब इसका गुणा हम जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 540। ठीक है, और 540 में जब हम 90 का भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये 6 के बराबर है, कुछ नहीं करना है। 36 54 60 का जो है लघुत्तम समापवर्त निकाल लेना है। उसके बाद जो भी आए उसको जो है गुणा करके जो है 90 से जब भाग कर देंगे, ठीक है, तो वो 6 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
42वां प्रश्न है, सोनू के पास 5 दर्जन टाफियाँ हैं। उसने जो है इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/3 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टाफियों की संख्या है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, देखिए सोनू के पास 5 दर्जन टाफियाँ, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 5 दर्जन में 60 टाफियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो इस 60 टाफी का जो है 1/3 भाग अमिता को देता है, तो 1/3 इसका निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20 × 60, यानी 20 टाफी जो है किसको दे दिया, अमिता को दे दिया। उसके बाद 2/5 भाग अनिल को, तो 60 में जो है 60 का जब 2/5 करेंगे, ठीक है, तो 12 × 25 60 और 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी 24 टाफी किसको दे दिया, अनिल को दे दिया। और फिर जब हम 60 गुणे जो है 1/12 करेंगे, यानी 1/12 भाग जो है हमीदा को दे दिया था, तो 12 × 25 60, यानी 5 टाफी जो है हमीदा को दे दिया। ठीक है, तो 20 24 और 5 टाफी, यानी 20 24 44 5 49 टाफी उन्होंने बांट दिया। ठीक है, 49 टाफी बांट दिया, तो उसके पास कुल कितने टाफियाँ बची हैं, तो टोटल कितना था, 5 दर्जन यानी 60 था, तो 60 में से जब हम 49 को घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके पास जो है 11 टाफियाँ बची। 43वां प्रश्न है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 खाली जगह है, ठीक है, दहाई है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये है 112 धन 12,000 कर देंगे। ठीक है, 12,000 हो गया, बराबर जो है हो जाएगा 11 0 इतना हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12,112। ठीक है, और ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, -11,012 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर, अब इसी को जब हम निकालेंगे x बराबर करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 1100। ठीक है, 1100, तो 1100 किसके बराबर होता है, तो ये 110 दहाई के बराबर होता है। ठीक है, देखिए ये इकाई था। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका सैकड़ा है, तो जो है ये 110 दहाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 10 दहाई के 110 दहाई के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 110 दहाई के बराबर है। 44वां प्रश्न है, एक ही माप साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी, कितनी मात्रा होगी 16 बोतलों में दूध जो है भरने के लिए कितने लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी, ये जान लीजिए आप। तो यहाँ पे दिया है 23 बोतलों में इतना लगता है। ठीक है, तो इसको जो है पहले हम मिलीलीटर में सब बदल लेंगे, तो हो जाएगा आपका 51.750 मिलीलीटर। ठीक है, ये हो गया। ये जो इतना टोटल जो दूध है, इतना जो है 23 बोतलों में लगता है। ठीक है, 23 बोतलों में भरने के लिए इतना दूध लगता है। तो एक बोतल में, पहले हम एक बोतल का निकाल लें, तो एक बोतल में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है हम जब 23 का भाग दे देंगे, ठीक है, 23 का भाग दे देंगे तो जो मान आएगा वो एक बोतल का मान हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम 23 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 2.250। ठीक है, 2.250 2.250 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बोतल का हो जाएगा। तो 16 बोतलों में, ठीक है, तो 16 बोतलों के लिए क्या करना होगा, तो ठीक है 2.250 इंटू 16 कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे, तो जो मान आएगा आपका 36.00 लीटर। ठीक है, 36.00 लीटर हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी 36 लीटर दूध की आवश्यकता होगी 16 बोतलों को भरने के लिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले जो टोटल मान है ये 23 बोतल का है, उसको एक बोतल का निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक बोतल का मान इतना आ जाएगा, तो एक बोतल का उतना आ गया, तो 16 बोतल का करने के लिए इसमें जो है 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका 36 लीटर। ठीक है, 45वां प्रश्न है, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी पर भूमि पर 200 किलोमीटर
की दूरी को निरूपित करता है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। तो इसको क्या करना होगा आपको, ठीक है। पहले तो ये देख लीजिए 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर की मानचित्र जो दिखाता है, मतलब आधा सेंटीमीटर का जो मानचित्र है वो दिखाता है सिर्फ 200 किलोमीटर का, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो ये कितने का दिखाने लगेगा, तो 400 किलोमीटर का दिखाने लगेगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में, आधा सेंटीमीटर में 200 दिखा रहा है, 200 किलोमीटर तक, तो 1 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर तक दिखाने लगेगा, ठीक है। तो 1800 किलोमीटर दिखाने के लिए कितने सेंटीमीटर की जो है वो मानचित्र आपको चाहिए। तो एक में जो है 400, तो 1800 में क्या, 1800 किलोमीटर में, तो 1800 में 1800/400 हो जाएगा, ठीक है। 1800/400, तो इसको जब हम काट देंगे तो 4 चौक को 16, 2 18 और उसके बाद 4 5 20, यानी 4.5 सेंटीमीटर का मैप की आवश्यकता पड़ेगी 1800 किलोमीटर दूरी जो है देखने के लिए, ठीक है, उस नगर को देखने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जा रहा है, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनको सबको बारी बारी से आप लोगों को करना पड़ेगा। जो मान है उसको मान को रखते हुए जो है मिलाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो ठीक है, हम लोग पहला देखते हैं। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, ठीक है, 1 मिलीलीटर। तो इसको आप 1 मिली यानी 1000 ml बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर आपका होता है 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर होता है। तो 1 ml बराबर 1 ml बराबर कितना लीटर हो जाएगा, तो 1/1000 लीटर हो जाएगा, यानी 1000वां भाग हो जाएगा, ठीक है। तो और इसमें दिया कितना है, 1 लीटर शतांश दिया है, शतांश नहीं बल्कि कितना है, हजारवां है, ठीक है, शतांश नहीं है बल्कि कितना हो जा रहा है, हजारवां हो जा रहा है 1 मिलीलीटर में, ठीक है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांशवां है, तो 1 मिलीलीटर 1 लीटर का 1000वां है, ठीक है, शतांश नहीं होगा, यानी पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसको करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पहला ही ऑप्शन मिल गया, ठीक है। तो उत्तर ए सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, एक घनाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा चलिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमको दोनों का जो है आयतन ज्ञात करना होगा, किसका, घनाभाकार का और जो है घनाकार का, दोनों का जो है हमको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो घनाभाकार आयतन का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा इस घनाभाकार के लिए। तो लंबाई 13 है, तो 13 गुणे चौड़ाई 11 है, उसके बाद जो है ऊंचाई 9 है, ठीक है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1287, ठीक है। ये हो गया आपका घनाभाकार बक्से का आयतन, कितना आ गया, 1287 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है घनाकार का आयतन, घनाकार बक्से का आयतन निकालने के लिए निकालना होगा। तो इसका क्या होता है, 1 क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब हो जाता है। तो भुजा कितना है इसमें, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 12 का क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, तो इसका भी हो जाएगा आपका 1728। जब इसको 12 गुणे 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का आयतन हमको पता चल गया, घनाभाकार का 1287 है और घनाकार का जो है 1728 है। तो जब इसको दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3015 आ जाएगा, ठीक है, 3015 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3015 आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि तनु जो है 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का जो बक्सा है वो बड़े बक्से में जो है फिट करना चाहती है। तो छोटे घनाकार बक्से का आयतन कितना हो जाएगा? तो छोटा जो घनाकार जो होगा उसका एक क्यूब होता है घनाकार का, तो 1 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे बक्से का आयतन हो गया, छोटे बक्से का आयतन हो गया, ठीक है। और बड़े का और बड़े दोनों घनाकार और घना का तो कितना आया था? तो 3015 आया था हम लोग का, ठीक है। उसका टोटल 15 आया था। तो अब क्या करना है, तो इसमें जो है दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही मान आएगा। 13,015 गुणे 1 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,015 ही इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 3060 घन पैक करना चाहती है, यानी 3060 जो है बक्से को जो है वो पैक करना चाहती है। तो कितना जो है उन घनों की संख्या, इनमें कितने पैक नहीं हो पाए, कितने बच जाएंगे? तो ठीक है, क्या करना है इसमें, तो 3060 में से जब हम इसको 3015 को घटा देंगे, सिंपल सीधा सा, उसके बाद जो है आपका बच जाएगा 45, ठीक है। 45 बक्से ऐसे होंगे जो वो पैक नहीं हो पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए का आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस दोनों का जो है इसका जो है आयतन निकाल लेना है, उसके बाद जो ऐड कर देना है, उसके बाद छोटे बक्से का आयतन निकाल लेना है, उसमें जो है ये इन दोनों में जो है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, और ठीक है कितना बच रहा है इसमें से जो मान आ रहा है उसको घटा देना है, तो आपका मान आ जाएगा। 48वां प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का योग कितना होगा? तो आपको क्या करना है, देखिए एक आयत है जिसकी जो है लंबाई दी है, लंबाई जो है 48 मीटर दी है और चौड़ाई जो है 21 सेंटीमीटर दिया है, और किसी वर्ग की भुजा का आयत लंबाई के 2/3, ठीक है। तो एक मान लीजिए वर्ग है, ठीक है, और उसकी जो है आयत की लंबाई का 2/3 है, यानी आयत की लंबाई आपका कितना है? 48 है। तो 48 का 2/3 कितना हो जाएगा? 48 गुणे 2/3, ठीक है। तो इसको काटेंगे जब हम तो कितना हो जाएगा? तो 3 एकन्नम 3 1 4, 3 6 18 16 हुआ, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर हो गया। यानी वर्ग का जो एक भुजा होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा? वो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कहा है ना, भुजा आयत की लंबाई का 2/3 जो है वर्ग का एक भुजा है, ठीक है। तो उसका 2/3 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब सीधे क्या करेंगे आप, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। तो 48 गुणे 21, ठीक है, 48 गुणे 21 बराबर जब हम करेंगे तो आ जाएगा आपका 1008, ठीक है। इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ जाएगा। और उसके बाद जो है वर्ग का क्षेत्रफल भी, दोनों का क्षेत्रफल क्या रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो हम वर्ग का एक भुजा ज्ञात कर लिए हैं पहले से ही, तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, जब इसको हम हल करेंगे तो जो है हो जाएगा आपका 1024, ठीक है, 1024 हो जाएगा। अब जब हम इसको क्या करना है, योग करना है, तो 1008 और 1024 को जो हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आपका आ जाएगा 2032, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2032। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 2032। कुछ नहीं करना है, ठीक है। वर्ग का एक भुजा निकाल लेना है, ये आयत का भुजा दिया ही है, ठीक है। तो दोनों का जो है क्षेत्रफल निकाल लेना है, वर्ग आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, बस यही सिंपल कार्य करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 2032। 49वां प्रश्न है, गुणनफल 672 गुणे 36 गुणे 25 बराबर है किसके? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको चारों को आपको बारी बारी जो है सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है। सेटिस्फाई करके इसको गुणा करके उस मान को जो है बराबर करना होगा। तो आइए पहला देखते हैं। पहला, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। तो आप देख लीजिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, और एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है, फिर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 7 दिन होते हैं, 24 घंटा होता है, फिर 60 सेकंड होता है, फिर जो है 60 मिनट होता है, ठीक है। तो इसको जो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग और इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या, तो एक सप्ताह में 7 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट 60 सेकंड, 60 मिनट, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई के बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना। अगर ये नहीं मिलता तो इसको उसी तरह करते, 7 सप्ताह करते, फिर मिनट करते, फिर संख्या करते, फिर अगर वो नहीं मिलता तो इसको करते, फिर इसको करते। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया है तो दोनों जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किलो की दर से जो है खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पे बेची, तो उसका कुल लाभ कितना हुआ? तो प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते जाएंगे और देखते जाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए, और 2709 किलोग्राम मतलब कुल मछली जो है सुखाने पर कितना बचता है? तो 1/3 बचता है। तो 2709 का जब 1/3 करेंगे यानी 1/3 करेंगे हम। ठीक है, 1/3 करेंगे तो कितना हो जा रहा है आपका? 903 किलो। ठीक है, यानी वो 2709 किलो मछली जो है खरीदती है तो सुखाने पर जो है 903 किलोग्राम बचता है। ठीक है, तो 903 किलोग्राम बचता है। तो एक यहाँ पे 903 किलोग्राम बचा, तो इसको जो है आप 60 यहाँ पे कर लीजिए। मान लीजिए 3 किलो मछली वो खरीदती है 27 रुपये में। ठीक है, 27 रुपये की दर से। ठीक है, तो 27 में जब 3 किलो तो कितना टोटल रेट कितना हो गया? तो 81 रुपया टोटल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 3 किलो मछली जो है 27 के भाव से खरीदी तो वो जो है 81 रुपया मतलब 81 रुपये में खरीदी। और 1 किलो कितने में बेचती है? तो 1 किलो में जो है 1 किलो बेचती है 97.5 रुपये में। ठीक है, वो बेचती है। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस कर देंगे 27.5 में से 81 को माइनस कर देंगे तो आपका बच रहा है 16.5, यानी 16.5 रुपये 1 किलो पर जो है उसको लाभ मिल रहा है। ठीक है, 1 किलो पर लाभ मिल रहा है 16.5। तो कुल सूखने के बाद कितना मछलियाँ बची थी? तो 903 बची थी। तो 903 गुणे 16.5 कर देंगे तो टोटल कुल हमको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14,899.5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, पहले तो आप उसका 1/3 निकाल लिए, 903 किलो बचा। ठीक है, अब 3 किलो मछली खरीद रही है 27 के रेट से, तो 81 रुपये में खरीदी है और 1 किलो बेच कितने रही है? 97 रुपये में बेच रही है। तो कितना इसका लाभ हुआ? तो ठीक है, 97 में से जब 81 घटा देंगे तो 16.5 रुपया लाभ हुआ, यानी 1 किलो पर कितना लाभ कमा रही है? तो 16.5 रुपया लाभ कमा रही है। तो हमारे पास टोटल कितनी मछलियां हैं? तो 903 किलो हैं। तो 903 किलो में जब हम 16.5 का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14,899.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। ठीक है, 14,899.5 रुपया उसको टोटल लाभ प्राप्त होगा। 91वां प्रश्न है, जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा जो है 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में क्या था? तो आपको बताना है। तो आप लोग जानते होंगे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो समय हमको निकालना है, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो साइकिल से कितना दूरी तय की? तो 16 किलोमीटर। चाल कितना था? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्लस स्कूटर द्वारा कितना की है? तो 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर दूरी हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली तो बटे 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा, और कार से कितना की है? तो 50 किलोमीटर। ठीक है, बटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा से की है तो बटे 60 हो जाएगा। तो एक शून्य 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 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे 16/15 प्लस 2/5 प्लस 5/6, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 15 और 5 और 6 का जब हम लघुत्तम लेंगे
तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 30 हो जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 और हाँ, तो 30 और कितना हो जाएगा टोटल, ये 32 हो जाएगा। और प्लस 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और प्लस 6 पचे 30 और 5 पचे 25, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे 32 प्लस 12 प्लस 25, तो आपका कितना आ जा रहा है, तो 69 आ जा रहा है। ठीक है, तो 69 बटे आपका हो जाएगा 30। ठीक है, 69 बटे 30 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, मिनटों में पूछा है, तो इसमें जो है 60 से जब हम भाग दे देंगे तो इसमें मिनटों में चेंज हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, या 30 दूनी 60 कर दिए, तो 69 दूनी जो है 138 हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 138 मिनट। ठीक है, कुछ नहीं करना है। समय देखिए, समय पूछ रहा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। तो पहला दूरी जो है 16 किलोमीटर का था, तो चाल क्या था, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल था। और 20 था, ये 50 था। और ठीक है, और ये क्या था, 50 था और ये 60 था। तो हम जब इसको हल किए हैं, इसको जो है लघुत्तम निकाल के जब इसको हल किए हैं, तो हमारा 69 आया है, 69 बटे 30 आया है। तो उसको जो हम मिनट में चेंज करेंगे, तो इसमें 60 का जब हम गुणा कर देंगे तो जो है ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 30 दूना 60, 69 दूना 138। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, कुल समय जो लगा था 138 मिनट लगा था। 52वां प्रश्न है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय मान का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, दशमलव निरूपण करने के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो कौन सी अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। योग, व्यकलन यानी वही माइनस, और गुणा और भाग। ठीक है, ये गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 54वां प्रश्न है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, योग या जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा जो है प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, सबसे उपयुक्त कथन जो है बी हो सकता है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। 55वां है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने के हेतु सुझाव दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं, इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से जो है संबंधित है। तो जो देख लीजिए, एक टोकरी में 5 सेब है, फिर 7 सेब उसमें और डाल दिए गए, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये जो है समुच्चय को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। यह कई बार पूछा जा चुका है इस प्रश्न को। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गणित में त्रुटियों की एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TML सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डाइंस ब्लॉक। ठीक है, डाइंस ब्लॉक एक होता है, इस तरह से ग्राफ टाइप में बना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है पॉइंट से दर्शा करके ये 1/10वां भाग है, ये यहाँ पर पहुँचा तो 1/100वां भाग है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी डाइंस ब्लॉक जो है, इसके माध्यम से जो है सर्वाधिक उपयुक्त तरीका यही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 58वां है, 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रेक्षण। ठीक है, विमाओं वाली वस्तुएं जो होती हैं उनके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको प्रेक्षण किया जाता है। ठीक है, उसका आयत मतलब उसका क्षेत्रफल, परिमाप, वर्ग जो भी हो निकालना पड़ता है, यानी उसका जो है प्रेक्षण करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गणित की जो पहेलियाँ होती हैं प्राथमिक स्तर पर समस्या सुलझाने व कौशलों को जो है
प्रोत्साहित करने में जो है बहुत मदद करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, गणित संचारण उल्लेख करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो गणित संचारण होता है वो गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता रखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे पूरे आपके 60 प्रश्न 2016 सीटेट के एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से जो है रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।